हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। हमने पिछले लेक्चर में अपने फिरोज शाह तुगलक के अंत तक का इतिहास जाना था और आज हम तुगलक वंश के अंत का इतिहास जानेंगे। जो हम अध्ययन करेंगे आज वो 1398 से लेके और 1412 के बीच का जो इतिहास है दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमने देखा था किस तरह से फिरोज शाह तुगलक का अंत हो गया है पिछले लेक्चर में। और फिरोज शाह तुगलक के अंत के समय जब 1388 में उसकी मृत्यु होती है, उससे थोड़ा सा पूर्व वो अपने एक पौत्र तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। और ये तुगलक शाह जो है ये फिरोज के दासों द्वारा सिंहासन पर बिठाया गया है और ये गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठता है। और इससे पहले जो हमने देखा था कि नासिरुद्दीन जो इसका चाचा था, नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो जो इसका चाचा है तुगलक शाह का, ये किस तरह से नागरकोट भाग जाता है। तो नागरकोट जब ये भागता है तो ये जो तुगलक शाह है ये नासिरुद्दीन मोहम्मद अपने चाचा के विरुद्ध एक अभियान भेजता है नागरकोट में। इसने अकारण अपने भाई सलार शाह को बंदी बना लिया इस तुगलक शाह ने। और जितने भी फिरोज़ के दास थे इन्होंने वज़ीर रुकनुद्दीन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और तुगलक शाह का सर काटकर महल के द्वार पर लटका दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फिरोज़ के जो दास हैं वो किस तरह से सुल्तानों को गद्दी पे बिठा रहे हैं और उतार रहे हैं। इसको अगर हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन करें तो इल्तुतमिश की जो चहलगानी थी उससे हम इसकी कहीं ना कहीं तुलना कर सकते हैं। और ये यहाँ से प्रश्न आपका सब्जेक्टिव में बन सकता है यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस में कि इल्तुतमिश की चहलगानी को आप फिरोज़ के जो दासों का जो युग था उससे किस तरह से उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से आप इसको तुलना इसकी कर सकते हैं कि चहलगानी भी किस तरह से सुल्तानों को उतार रही थी गद्दी पे और वध कर रही थी और नए नए सुल्तान बना रही थी। तो एक तरह से सुल्तान निर्माता थे। तो अब यहाँ पे फिरोज़ के जो दास हैं ये भी एक तरह से सुल्तान निर्माता बन गए। तो यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आज हम इसमें तैमूर का भी अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं किस तरह से दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश है उसका किस तरह से अंत होता है। और ये आखिरी तुर्की वंश है जिसने दिल्ली के सिंहासन पे शासन किया। इसके बाद जो शासन की सत्ता है वो अफ़गानों के हाथों में चली जाएगी। जब इसका वध कर दिया रुकनुद्दीन वज़ीर के नेतृत्व में गियासुद्दीन तुगलक शाह का, तो फिरोज़ शाह तुगलक का एक पौत्र है जिसका नाम है अबू बकर शाह। इसने 1 साल शासन किया और इसको सिंहासनरूढ़ किया गया इसके दासों द्वारा। और वज़ीर रुकनुद्दीन जुंदा को इसने मरवा डाला, जिसने विद्रोह किया था पिछले सुल्तान के विरुद्ध, उसको अबू बकर शाह ने मरवा डाला। और सादा अमीरों ने नागरकोट से नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को आमंत्रित किया, जिसके विरुद्ध पिछले सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक शाह ने अभियान भेजा था। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो इससे पहले जिसको फिरोज शाह तुगलक ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उसको दासों ने भगा दिया था। तो अब जितने भी अमीर थे, सादा अमीर, उन्होंने नासिरुद्दीन मोहम्मद को नागरकोट से आमंत्रित किया। और जब उसको आमंत्रित करते हैं तो ये अबू बकर जो है मेवात के बहादुर नहार के कोटला दुर्ग में भाग जाता है। तो इस तरह से इसका जो शासन है वो 1 वर्ष का है। और अब नासिरुद्दीन मोहम्मद फिर से गद्दी पे काबिज होता है और अबू बकर ने समर्पण किया लेकिन इसकी हत्या कर दी गई। काफ़ी विद्रोह होने लगे इसके समय, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय। जैसा कि हमने देखा जब ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को पहले उत्तराधिकारी नियुक्त किया था फिरोज शाह ने, तो जितने भी इसके फिरोज शाह के दास थे वो किस तरह से इसके एकदम खिलाफ खड़े हुए थे। तो इसने जो अपना पहला कार्य किया वो ये किया कि इसने जितने इनके दास थे, जो फिरोज शाह तुगलक के जो जितने भी दास थे, उनको ये आदेश दिया कि वो 3 दिन के अंदर दिल्ली को खाली कर दें। और कईयों की इसने हत्या करवा दी और कई जो है वो दिल्ली छोड़ के भाग गए। लेकिन 1394 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसका जो पुत्र हुमायूं है, जो जिसने बहुत सारे अभियान किए थे, और इसी मतलब ये जो हुमायूं है ये सिकंदर शाह की उपाधि लेके अब अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है। तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद का पुत्र है हुमायूं। इस सिंहासन पे अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से बैठता है, लेकिन इसका शासन भी कुल 1 माह और 16 दिन रहता है और इसकी मृत्यु हो जाती है इसके बाद। अब जो अंतिम सुल्तान है ये नासिरुद्दीन महमूद, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये नासिरुद्दीन महमूद है और पहले वाला जो सुल्तान था हमारा वो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था।
तो मोहम्मद शाह और महमूद दोनों अलग अलग हैं, ये याद रखना। नासिरुद्दीन दोनों के नाम हैं, वो मोहम्मद शाह है, ये महमूद है। महमूद हमारा अंतिम सुल्तान है और इसी के समय में तैमूर का आक्रमण होता है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो बनते हैं तुगलक वंश के अंतिम शासक से, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि तैमूर, जैसे एक प्रश्न आएगा तैमूर का आक्रमण जब हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद है वो। और ये तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान है। सिकंदर शाह का ये भाई है, जो इससे पहले जो सुल्तान था हुमायूं, जिसका नाम सिकंदर शाह है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, उसका ये भाई है। तुगलक वंश का ये अंतिम सुल्तान तो है ही है, साथ ही साथ ये सल्तनत का अंतिम तुर्क शासक भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तुर्कों की जो सत्ता है वो तुगलक के साथ ख़त्म हो जाती है और अफगानों के हाथ में सत्ता चली जाएगी। तो ये तुर्क शासक भी अंतिम है और ये तुगलक वंश का भी अंतिम शासक है। इसने अपने वज़ीर मलिक सरवर को मलिक उस शर की उपाधि दी। मलिक उस शर का मतलब है पूर्व का सुल्तान, और कन्नौज से बिहार तक का क्षेत्र पर शासन करने का उसको विशेषाधिकार दे दिया। और मलिक सरवर ने जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की। अब यहाँ से बहुत सारे प्रांतीय वंश की स्थापनाएं होंगी, और मलिक जो सरवर है, मलिक उस शर्क इसकी उपाधि है, इसने जौनपुर में शर्की वंश की स्थापना की है। आगे चल के जब हम लोधियों का काल पढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि ये शर्की वंश जो है कहाँ, जब बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी इसको कहीं जाके ख़त्म कर पाएंगे, तब तक ये एक प्रांतीय राजवंश के रूप में स्थापित हो गया और स्वतंत्र हो गया है। और बड़े बड़े जो प्रांत हैं वो भी स्वतंत्र हो जाते हैं। और दिल्ली का जो क्षेत्र है, सल्तनत का जो क्षेत्र है, वो दिल्ली से लेके पालम तक रह जाता है। दिल्ली से पालम तक मतलब पालम जो है आज के समय में, अगर आप जानते होंगे दिल्ली के बारे में, तो पालम हवाई अड्डा है जो कि दिल्ली में ही स्थित है। तो दिल्ली के पास का जो क्षेत्र था, मतलब अब आप देखिए सल्तनत कितनी सिकुड़ गई है। कहाँ तो सल्तनत का जो विस्तृत रूप हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, दिल्ली सल्तनत का जो रूप था दक्षिण तक फैला हुआ था और पूरब से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात सब उसके अधीन था। अब उसका क्षेत्र इतना रह गया है कि वो दिल्ली के ही इर्द गिर्द रह गया है, मतलब दिल्ली से पालम। और इसके बारे में बहुत सारी ऐसी किंवदंतियाँ चलने लग गई। वहाँ पे लोग ऐसे बात करते थे सल्तनत में कि देखो तो सुल्तान की सल्तनत का आलम, शुरू हुई दिल्ली और ख़त्म हुई पालम। तो यहाँ से हमको ये कथन अगर हमको याद रहेगा तो हमको ये पता रहेगा कि दिल्ली का क्षेत्र कितना घट गया था नासिरुद्दीन महमूद के समय में। अब इसके समय में दीपालपुर का एक सूबेदार है सारंग खां। इसने संपूर्ण पश्चिम सीमा अपने कब्जे में कर ली। जितनी भी पश्चिम का जो क्षेत्र था, मुल्तान दीपालपुर वाला जो इलाका है, वो इसने अपने कब्जे में कर लिया सारंग खां ने। और सादत खां ने फिरोज़ाबाद पर अधिकार कर लिया। फिरोज़ाबाद पर अधिकार करके फिरोज़ के ही एक पौत्र नुसरत शाह को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। अब देखिए किस तरह से दिल्ली में अब दो समानांतर शासक हो गए हैं। एक फिरोज़ाबाद में नुसरत शाह है जिसको सादत खान ने बिठाया हुआ है, नुसरत शाह को भी दिल्ली का ही शासक घोषित कर दिया है, और दिल्ली में नासिरुद्दीन महमूद तो है ही। तो अब इस तरह से दिल्ली में पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि दो समानांतर शासक हो गए हैं, दो शासक एक साथ शासन कर रहे हैं। और पंजाब का एक सूबेदार है खिद्र खां। ये नाम हमको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चल के ये सैयद वंश की स्थापना करता है। तो ये जो खिद्र खां है पंजाब का सूबेदार है और इसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। अब ये जो बची कुछ इज्जत थी सल्तनत की, वो तैमूर के आक्रमण में समाप्त हो जाती है 1398 में, जब तैमूर आक्रमण करता है। नासिरुद्दीन महमूद वहाँ का सुल्तान है दिल्ली का, और फिरोज़ाबाद में नुसरत शाह, ये दोनों ही भाग जाते हैं। तो जो दिल्ली की रही सही सल्तनत की जो इज्जत थी, जो अब इतना विघटन हो रहा है, वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। तैमूर के आक्रमण पे नुसरत शाह जो है वो दोआब में कहीं भाग जाता है और नासिरुद्दीन महमूद गुजरात भाग जाता है। और ये सारा का सारा अपना जो जिम्मा है, नासिरुद्दीन महमूद जो भागता है, तो इसका एक वज़ीर है मल्लू इकबाल खां। मल्लू इकबाल खां जो है उस समय दिल्ली में रहता है, और ये मल्लू इकबाल खां करीब 1399 से लेके और 1405 तक दिल्ली में एक तरह से जो शासक है वो तो नासिरुद्दीन महमूद ही है, लेकिन पूरी कार्य व्यवस्था और पूरी जितनी भी प्रशासक भागदौड़ और सेना का संगठन वगैरह, ये सब मल्लू इकबाल अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन तैमूर के जाने के अब जैसे तैमूर ने जो आक्रमण किया वो कुल 1 साल का रहता है, 1398 से लेके 1399 वो अपनी लूट मार करता है और चला जाता है, जिसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। अब ये तैमूर जो है ये चला जाता है। उसके बाद मल्लू इकबाल की सहायता से नासिरुद्दीन फिर से आता है, गद्दी पे बैठता है।
लेकिन जो सत्ता की शक्ति है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी सत्ता का जो संगठन है वो सब अपने हाथ में रखता है वजीर ये अपना। तो ये वजीर के ही हाथ में रहती है सत्ता की शक्ति सारी। और सुल्तान जो है वो कन्नौज चला जाता है, क्योंकि देखता है कि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है उसको, और उसको ऐसा खतरा महसूस होता है, उसको डर लगता है। तो सुल्तान कन्नौज चला जाता है, कन्नौज पे अधिकार कर लेता है। और जब तक मल्लू इकबाल ये जीवित है, यानी कि 1405 तक जब तक ये मल्लू इकबाल जीवित रहता है, तब तक ये सुल्तान दिल्ली लौट के नहीं आता है। और खिद्र खां को तैमूर जो है वो अपना प्रतिनिधि चुन के चला जाता है 1399 में, और उसने एक युद्ध में मल्लू इकबाल को मार डाला। 1405 में मल्लू इकबाल की मृत्यु हो जाती है। फिर सुल्तान जो है मल्लू इकबाल की जो हत्या है उसके बाद दिल्ली नेतृत्वहीन हो जाती है। तो जितने अमीर हैं वो फिर सुल्तान को दिल्ली बुला लेते हैं, जो कि इस समय कहाँ है, कन्नौज में है। तो हमको याद रखना है कि मल्लू इकबाल की मृत्यु हुई है कैसे, खिद्र खान ने उस पर आक्रमण किया है, जो कि पश्चिम सीमा का प्रतिनिधि कर रहा है, किसका, तैमूर का। तैमूर उसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके गया। और ये जो खिद्र खां है ये एक अफगान सरदार है। तो यहीं से अब जो खिद्र खां आगे चल के कैसे स्थापना करता है सैयद वंश की, वो हम देखते हैं। और कैसे तैमूर चला गया है, और तैमूर के जाने के बाद मल्लू इकबाल की भी हत्या हो गई है। अब दिल्ली में कोई भी शासक नहीं है, कोई भी उसको नेतृत्व करने वाला नहीं है। तो जितना भी प्रशासन है वो नेतृत्वहीन हो गया है। तो जितने भी अमीर हैं वो सुल्तान को फिर से कन्नौज से दिल्ली बुला लेते हैं। और दौलत खां लोधी एक दूसरा अफगान सरदार है, इसको दोआब का फौजदार नियुक्त करते हैं, और ये काफ़ी शक्तिशाली एक सरदार रहता है। तो इसको दोआब का फौजदार नियुक्त कर देते हैं। फिर 1412 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की कैथल में मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से तुगलक वंश का अंत हो जाता है। तो देखिए किस तरह से जो तुगलक वंश एक कितना मजबूत स्थापित किया था गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको थोड़ा बहुत जिसको संरक्षण दिया एक तरह से फिरोज शाह तुगलक ने। हालांकि उसकी सीमाओं को नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी प्रशासन को काफ़ी सुदृढ़ रखा था। उसका अंत किस भयानक रूप से हो रहा है, किस तरह से सुल्तान डरा डरा फिर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कभी कन्नौज, कभी कहीं, कभी अपने वजीर से डर रहा है, कभी उसके शासन में ही दो शासक हो गए हैं, नासिरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह, और किस तरह से उसका अंत हो रहा है। तो अमीरों ने अब जब देखा कि 1412 में इसकी मृत्यु हो गई है, तो अमीरों ने दौलत खां लोधी को, जो कि मैंने आपको बताया काफ़ी मजबूत एक अफगान सरदार है, इसको शासक बनाया। लेकिन 1414 में खिद्र खां ने उसे परास्त कर दिल्ली पर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम है सैयद वंश, जिसको हम अपने अगले सत्र में पढ़ेंगे। तो इस तरह से अभी तुगलक वंश का अंत हो गया है और सैयद वंश की स्थापना हो गई है। लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं तैमूर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि यही एक ऐसा मात्र कारण था जिसने दिल्ली की जो घटती हुई प्रतिष्ठा है, जो एक तरह से हम बोलें कि दिल्ली पतन की ओर थी, उस पर अंतिम कील ठोकने का कार्य तैमूर के भारत आक्रमण ने कर दिया पूरी तरह से। तो तैमूर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्रांस ऑक्सेनिया के समरकंद में पैदा हुआ था 1336 में। ट्रांस ऑक्सेनिया का समरकंद यदि आप देखें तो ये क्षेत्र है, जहाँ मैं मैप में देखी दाहिनी तरफ, तो मैंने सर्किल किया हुआ है लाल रंग से। तो ये समरकंद का क्षेत्र है अफ़गानिस्तान के उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिमी अफ़गानिस्तान आप बोल सकते हैं। तुर्क के बरसाल जाति का था ये, और एक टांग से लंगड़ा होने के कारण इसको तैमूर लंग कहा जाता था। एक टांग से लंगड़ा ऐसा बोला जाता है कि किसी प्रारंभिक युद्ध में इसने अपनी एक टांग खो दी थी, तो इसकी वजह से इसको तैमूर लंग कहने लग गए थे। और इसने ट्रांस ऑक्सेनिया, तुर्किस्तान, सीरिया, ईरान और अफ़गानिस्तान को जीतकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। ये जिस तरह से आप देख रहे होंगे मैप में, मैंने हरे रंग से, हल्के हरे रंग से जिसको मार्क किया हुआ है, इसमें ये लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र भी आया है, क्योंकि अभी हम देखेंगे किस तरह से वो यहाँ पे आक्रमण करेगा और अपना प्रतिनिधि खिद्र खां को नियुक्त करके जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना, ये तैमूर लंग के अधीन है। और इसमें तुर्किस्तान है, ये ऊपर यहाँ पे तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, सीरिया और ईरान, ये पूरा क्षेत्र जो है वो तैमूर के कब्ज़े में आता है। तैमूर इसको एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। और इसके आक्रमण का कारण था इसकी धन प्राप्ति की इच्छा। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत एक समृद्ध देश है, तो समृद्धि है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा धन है। तो यहाँ पे इसकी धन प्राप्ति की इच्छा थी, जिसकी वजह से ये भारत की तरफ अपनी घोड़ों की रात को मोड़ देता है। लेकिन वो अपनी आत्मकथा, इसने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है तुज़ुके तैमूरी, जिसका फ़ारसी अनुवाद किया है अबू तालिब ने। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाता है कि तैमूर की खुद की जो जीवनी है वो उसने किस नाम से लिखी।
तुज़्क़ तैमूरी है, और इसका फ़ारसी अनुवाद किसने किया वो भी पूछा जा सकता है। तो ये अबू तालिब ने इसका फ़ारसी अनुवाद किया था। ये इसमें अपनी जो ऑटोबायोग्राफ़ी है उसमें ये ऐसा बोलता है कि इसने यहाँ पे इसलिए आक्रमण किया क्योंकि इसका प्रथम उद्देश्य था जिहाद करना। जिहाद यानी धर्म युद्ध। मतलब ये कहता है कि यहाँ पे जो सत्ता है वो अभी यहाँ पे मुसलमानों के हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे धर्म युद्ध करना पड़ा। तो इस एक शरफुद्दीन अली याजदी करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि दिल्ली में जो केंद्रीय सत्ता थी वो मुसलमानों के हाथ से निकल रही थी, इसलिए तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण किया, और इसलिए ये तैमूर के आक्रमण को उचित मानते हैं। और इसका औचित्य साबित करने के लिए तर्क केवल इतना है कि जो सत्ता है केंद्रीय सत्ता वो मुसलमानों के हाथ से ढीली पड़ रही थी। 1398 में इसने एक पुल बनवाया झेलम नदी के पार, और झेलम और चेनाब को पार कर तालमी नदी पर, तालमी नाम का एक नगर है, उस पर अधिकार कर लिया। यदि आप देखें इस मानचित्र में तो ये काबुल से आ रहा है, खैबर दर्रे से। ये हमको याद रखना है कहाँ से आया, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है। तो ये खैबर दर्रे से आया है, खैबर पास से आता है। और ये इसका जो मैंने लाल रंग से एक पूरा रूट बनाया है, इस रूट को यदि आप देखें तो ये इसके भारत में आगमन का रूट है। यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये भारत में आ रहा है, और ये वापसी का इसका रूट है। तो इस तरह से ये चेनाब नदी पार करता है, तालमी नगर पे अधिकार कर लेता है, और व्यास नदी पे आके अपने पोते पीर मोहम्मद से मिलता है, और दीपालपुर होता हुआ भटनेर पहुँच जाता है। भटनेर जो कि इस समय उत्तरी राजस्थान में है, यहाँ पे ये है भटनेर। अब ये यहाँ से आता हुआ यहाँ पहुँच गया भटनेर। मार्ग में उसने शेख फरीद की मज़ार पे प्रार्थना करी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। शासक जो है वहाँ का भटनेर का था दूलचंद। दूलचंद ने समर्पण तो कर दिया, लेकिन फिर भी इसने भटनेर को जी भर के लूटा, क्योंकि ये लूटने ही आया था, और लूट मार करी वहाँ पे, और काफ़ी लोगों का इसने वहाँ पे वध भी किया। फिर ये पानीपत को लूटता हुआ यमुना पार कर दिल्ली पहुँच गया। अब ये यहाँ भटनेर से पानीपत जाता है, पानीपत से होते हुए ये दिल्ली आ गया यहाँ पे, और दिल्ली में युद्ध होता है शाही सेना और इसके तैमूर के बीच 18 दिसंबर 1398। अच्छा, अब आप अगर इसकी तारीख पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसने ये जो पूरा युद्ध की जो पूरी सारणी बनाई थी, समय सारणी, वो कितनी ज़्यादा परिपक्व तरीके से बनाई थी। उसने ग्रीष्म काल से वहाँ से अपना प्रस्थान शुरू किया, अपनी यात्रा शुरू करी, और भारत में वो एक ठंडे समय में आया है। दिसंबर का महीना ठंडे समय में आया, क्योंकि अगर वो गर्मी में यहाँ पे आके आक्रमण करता तो क्योंकि ठंडे मुल्क से उसकी सेना आई थी, तो यहाँ पे उस गर्मी को उसकी सेना भी नहीं झेल पाती, तो इसलिए उसने वहाँ पे गर्मी से यात्रा शुरू करी, और वहाँ पे इतनी गर्मी थी नहीं। और यहाँ पे जब वो पहुँचा तो उसको जो माहौल मिला, जो वातावरण मिला, वो एकदम अनुकूल मिला। दिल्ली की शाही सेना परास्त हो जाती है इस युद्ध में, और सुल्तान जो है नासिरुद्दीन महमूद जो था वो गुजरात भाग जाता है। तो इस तरह से अब ये जो पूरी दिल्ली है वो सुल्तान उसमें कोई नहीं है, और मल्लू इकबाल खां बस खाली वहाँ का एक नाम का शासक है। और ये 15 दिन तक कत्लेआम वहाँ पे चलाता रहता है। तैमूर जी भर के वहाँ पे लूटता है, नरमुंडों का पहाड़ लगा देता है, और खून से यमुना का पानी लाल हो गया, ऐसा करके कुछ हमें इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि इसने इतना वहाँ पे कत्लेआम किया, इतना वध किया, इतना हिंदुओं के इसने नरमुंडों का पहाड़ लगाया, जिससे कि ये अपना औचित्य सिद्ध कर सके कि ये धर्म युद्ध कर रहा है, और अपार धन लूटकर, और दिल्ली से कारीगरों को चुनकर, मतलब कुछ इसने हमने कारीगर भी चुने, क्योंकि ऐसा खुसरो ने भी एक बार बोला था कि संपूर्ण विश्व में जो कारीगर हैं वो दिल्ली से उत्तम या भारत से उत्तम कारीगर कहीं नहीं है। तो एक कारीगरों को चुनकर अपनी राजधानी समरकंद ले जाता है, और वहाँ पर इसने इन कारीगरों और इस धन को, जो इसने धन लूटा था, उसकी सहायता से जामी मस्जिद का निर्माण कराता है। वापस जाते समय ये खिद्र खां को, जैसे मैंने बताया आपको, अफगान सरदार है, इसको मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर यानी कि पश्चिम सीमा के साथ दिल्ली में अपना प्रतिनिधि बना के वापस चला जाता है। और वापसी का रास्ता इसका जो बताया मैंने आपको वो कुछ इस तरह से है कि ये जिस रूट से आ रहा है इधर से, इस वाले इलाके से, लेकिन अब ये जा रहा है तो ये उत्तरी इलाकों में जा रहा है, यानी दिल्ली, मेरठ के बाद हरिद्वार के बाद ये कांगड़ा और जम्मू होते हुए वापस जा रहा है। तो यानी कि ये
उत्तरी इलाकों से वापसी इसकी करता है फिरोज़ाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। इसका आने का जो रास्ता है खैबर दर्रे से होते हुए किस तरह से ये दीपालपुर, भटनेर और होता हुआ पानीपत होता हुआ दिल्ली आता है। फिर दिल्ली से जो वापसी है वो फिरोज़ाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा होते हुए, जम्मू होते हुए ये समरकंद वापस चला जाता है। अब ये तैमूर का जो आक्रमण हुआ उसका जो प्रभाव था उसके बारे में थोड़ी अगर हम चर्चा करें तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जितने भी प्रांतीय गवर्नर थे जो नियुक्त हुए थे सल्तनत से अलग अलग जगह जैसे गुजरात, मालवा या जौनपुर वगैरह में, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। गुजरात में मुजफ्फर शाह स्वतंत्र घोषित कर देता है खुद को, मालवा में दिलावर खां और जौनपुर में ख्वाजा जहाँ, और ये अलग अलग राजवंश की स्थापना करते हैं और ये प्रांतीय राजवंश है। अब ये दिल्ली की सल्तनत के बाद ये जो प्रांतीय राजवंश का उदय हो रहा है, इनमें इनकी खुद की एक अलग कला और संस्कृति है जो कि दिल्ली से भी प्रभावित है, दिल्ली के शासन से भी, और इनकी खुद की भी एक जो प्रांतीय जो परंपरा हैं उनका भी समावेश है। तो अब हम जब इनको प्रांतीय वंशों को पढ़ेंगे अलग से, अभी हम जब दिल्ली सल्तनत अपनी ख़त्म करेंगे उसके बाद फिर ये प्रांतीय वंश कुछ पढ़ेंगे मध्यकालीन के, तो हम देखेंगे मुजफ्फर शाह जो गुजरात का एक पूरी राजवंश बनेगा और मालवा, इन सबके आपस में भी परस्पर बहुत ज़्यादा युद्ध चलते रहेंगे और बहुत ज़्यादा समीकरण जो है वो बदलते रहेंगे, और किस तरह से ये जो राजनीति है और जो कला और संस्कृति है उसको भी प्रभावित करते रहेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तैमूर और दिल्ली सल्तनत के हमने तुगलक वंश को ख़त्म कर दिया है। आगे हम सैयद वंश की स्थापना जो हो गई है, जहाँ पे हम देख रहे हैं खिद्र खान ने स्थापना कर दी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। खिद्र खां और पूरे सैयद वंश को देखेंगे अगले सत्र में। तो यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, और तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। लेकिन यदि आपको अभी तक के लेक्चर में किसी में भी कोई भी ऐसा डाउट रह गया हो, कोई प्रश्न हो, तो उसको आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।